हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एसआर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हमें पूरा यकीन है। आप लोग पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। अपने सभी जितने भी आपके भाग हैं, जितने भी पोर्शन हैं इस परीक्षा के, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। हमारा भी योगदान आपके लिए थोड़ा बहुत चल रहा है, और जो भी आपके थोड़े से टफ पोर्शन हैं उनको लेके हम उनकी एक सीरीज बना के चल रहे हैं, जिसमें डीआई हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ। आने वाले समय में इसको और ज्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन तीनों की तो कम से कम बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। चैनल पे इसके वीडियोस पड़े हैं जिन पे रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि और चैनल्स की तरह यहाँ पर बहुत सारे व्यूज आए, क्योंकि नए चैनल में आप समझ सकते हैं लोग जुड़ना कम ही पसंद करते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि चैनल नया है तो उस पर कंटेंट किसी तरह का समझौता किया जा रहा होगा, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी दिन ही शुरुआत करता है और सबका एक दिन नया होता है। आगे चलकर जब लोग उनको जानते हैं तब उनको पहचानते हैं। तो फिलहाल हम अपने बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना कहेंगे आप एक बार पढ़ के देखिए, चीजें आपको पहले से और ज्यादा क्लियर होंगी और आपको लगेगा कि हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम्स जो हुई हैं, यूपीएससी ने कंडक्ट कराई हैं, उनको आधार बना के ये हमने तैयार किया है। बहुत ही बेहतर है, आप इसको एक बार देखिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है। ठीक है, पहले वर्ष ये 20% बढ़ती है, फर्स्ट ईयर में ये 20% बढ़ जाती है, जनसंख्या ऑब्वियसली बढ़ती है, 20% बढ़ जाती है, और दूसरे वर्ष में ये कितनी बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है। तो 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आप इसको जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। तो सबसे पहला तरीका देख लीजिए, और वो तरीका इसलिए क्योंकि अगर प्रतिशत सपोज करो, ये तो सिंपल दिए हैं, अगर इसकी जगह थोड़ा सा सही बटे में प्रतिशत आ जाए तब फिर कितनी दिक्कत होगी। तो इसीलिए पहले वो मेथड देखिए जो आपको टफ क्वेश्चन में भी काम आएगा। वो क्या होता है, अगर हम बात करें पहली साल, तो पहली साल जो बढ़त हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है? 20% की। 20% को अगर हम भिन्न में बदलें तो कितना आता है? 1/5। कैसे आता है? 20/100। प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो 100 का क्या लगाया जाता है? भाग लगाया जाता है, तभी 1/5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरी साल की बात करें, तो दूसरी साल किस तरह से हो जाएगा? कितनी प्रतिशत बढ़ रही है? 30% बढ़ रही है। 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, अब पहले इस भिन्न में समझ लीजिए कौन क्या है। भिन्न में क्या है? ये 5 क्या है? इसका मतलब है अगर जनसंख्या 5 थी तो बढ़कर के कितनी हो गई है? वो 1 बढ़ गई है, और ये हो गई उसकी बढ़त। वृद्धि कितने की हो गई? 1 की। अगर पहले साल 5 थी तो 1 उसमें से बढ़ गई है। आगे दूसरी साल क्या होता है? अगर उसकी 10 थी संख्या, तो 3 मतलब जनसंख्या 10 थी तो 3 उसमें क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो फिर इस तरह से क्या बना जाके, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर करें और यहाँ सेकेंड ईयर करें, तो फर्स्ट ईयर जनसंख्या किस तरह से बढ़ती है? 5 थी और बढ़कर के कितनी हुई है? 6। 5 थी और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6। और दूसरे साल क्या था? 10 था और बढ़कर के कितनी हो गई है? 3 बढ़ी है तो 13 हो गई है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर पहले साल 5 थी तो 5 से बढ़कर 6 हुई, दूसरे साल 10 थी तो 10 से बढ़कर 13 हुई। अगर हम इसकी वृद्धि देखें तो जो पहली साल में ये जो बन रहा है जाकर के, वो कितनी बन रही है जाके? 10×50, और बढ़ने के बाद कितना है? 3×78। तो इसका जो अनुपात बन रहा है जाकर वो क्या बन रहा है? 50 और 78 का। यानी ये जनसंख्या थी कब? 2 साल, और 2 साल के बाद क्या हो जाती है? 78 हो जाती है। जबकि हमें 2 साल पहले की जनसंख्या दी है, कितनी थी? 20,000। तो हम 50 बराबर करेंगे किसके? 20,000 के। तो 1 बराबर यानी 20,000/50 हो जाएंगे, तो कितने बराबर? 78 बराबर। 78 का इसमें क्या हो जाएगा? 78 का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे तो आप कैलकुलेट कर दीजिए, 5 चौको 20 और आपके 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, बराबर 2 जीरो लगा ही दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 यानी 280, और 8 चौक 32, 280, और 32 कितना होता है? 312। 312। तो जनसंख्या 2 साल के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? 31,200 हो जाएगी। ठीक है,
ये एक तरीका हुआ। ये प्रतिशत साधारण था तो इसको लगाने का दूसरा तरीका जरूर देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, जनसंख्या लिख लीजिए, कुछ नहीं आपको करना है, आपने जनसंख्या लिखी, ये आपको 100 वाली दी है और एक साल के बाद 20% बढ़ जाती है तो आपको 120 वाली निकालनी है। अब ये जो जनसंख्या है ये वाली, ये कौन सी हो गई है, एक साल के बाद वाली। बिल्कुल मिश्र धन वाला होता है ना, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज में जो चलता है, वही यहां पर सिस्टम है, चक्रीय रूप से बढ़ रही है। अब जनसंख्या ये कौन सी, पहले क्या थी, पहले साल 20,000 थी तो 100 वाली दी है और 120 वाली निकालनी, पहले साल की बढ़त हो गई। अब ये एक साल के बाद तैयार हो गई जनसंख्या, अब एक साल के बाद इस पर बढ़ेगी। इस पर कैसे बढ़ेगी, ये 100 वाली बन जाएगी और फिर से हमें बढ़त 130%, यानी कौन सी निकालनी होगी, 130 वाली निकालनी होगी। तो इस तरह से आप जब इनको कैलकुलेट करोगे, जब इनको कैलकुलेट आप करोगे तो आपका मान वही आ जाएगा जो वहां पर आना चाहिए था। ठीक है, 12 दूनी 24, 0 और गुणे 130, 2 0 लगा दीजिए और 13 का गुणा कर दीजिए, 13 चौको 52 और 13 दूनी 26 और 26 5 31। ठीक है ना, तो ये जनसंख्या हो जाएगी 31,200। एक इसका ये तरीका हो गया। दूसरा, आप दो वृद्धियां हो रही तो आप m+n से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब दो लगातार वृद्धि होती है तो आपको एक वृद्धि निकालनी हो तो m+n करके आप एक वृद्धि निकाल सकते हैं, जहां पर 30 + 20 + 30 में गुणे 20/100, ये एकल वृद्धि आपकी निकल आएगी 2 साल की और आप यहां से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, काट दीजिए, सॉरी 30 × 20 50 हो जाएगा और ये काट दीजिए, 3 दूनी 6, इस तरह से हो जाएगा। ये कितना, 56। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया। कोई उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होगा तो उसने कुल मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त किया, तो अगर मत थे 100 तो उसमें से इसको कितने मिल गए, 40 मिल गए। 40% का मतलब क्या होता है, 40, 40% मिले हैं तो मतलब इसको 40 मिल गए। 40% मत प्राप्त किया तथा अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से ये पराजित हो गया। और दूसरा उम्मीदवार जो होगा उसको बताया तो नहीं गया कितना मिला, लेकिन ये तो हम समझ सकते हैं 100 में 40 जब इसको मिल गए तब इसको कितने मिले होंगे, 60, और ये एक्चुअल में क्या है 60%। तो 100 का 40% इसे मिला, 40 मिले होंगे। 100 का 60% इसे मिला तो कितने मिले होंगे, 60। पराजित ये हुआ होगा ऑब्वियसली, लेकिन देखिए यहां पर पराजित कितने से हो रहा है, अगर हम 100 मान के चल रहे हैं तो आप कहोगे कि 20 से पराजित हो रहा है, तो 20 मतों से हो रहा है, जबकि वास्तविक मत 20 नहीं है, वास्तविक मत कितने हैं, 298 है। ठीक है, तो 20 = 298। तो अवमान किसका चाहिए, हमें मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये वाले इन 100 को ज्ञात करना है। तो जब 20 का मान दिया है तो 1 का मान निकल आएगा, 298 / 20, और आपको कितना चाहिए, 100 का चाहिए, 100 का हो जाएगा, यानी 100 का गुणा। और ये सब करना भी क्या है, जब 20 का चाहिए तो 20 का अगर ये है तो 100 का मतलब 5 गुना, तो इसी में आप डायरेक्ट कितने का गुणा कर सकते थे, आप डायरेक्ट 5 का गुणा भी कर सकते थे। चलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन समझते हुए चलेंगे, ज्यादा अच्छी बात। 5 × 8 = 40, 0 और 9 × 5 = 45 और 4 = 49 और 5 दूनी 10 और 4 = 14, यानी कि वो टोटल कितने थे वहां पर, 1490 मत, 1490 मत वहां पर पड़े टोटल थे, जिसमें से हारने वाले को 40%, जीतने वाले को 60%, दोनों के बीच का अंतर कितना था, 298। वही अंतर हमने यहां पर भी 298 के बराबर कर लिया और अपना मान लगा दिया। ठीक है, अगला देखिए, 10 संख्याओं का औसत 6 है। अगर हम 10 संख्याओं का औसत लिखें, 10 यूनिट का एवरेज, 10 यूनिट का अगर हम एवरेज लिखें, एवरेज, तो एवरेज कितना है, 6 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 संख्याओं का औसत कितना है, 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से क्या किया जा रहा है, गुणा किया जाए, तो संख्याओं के नए सेट का पूछा क्या जा रहा है, औसत पूछ रहा है। देखिए, यदि सभी संख्याओं को, कोई संख्याएं दी हैं, अगर सभी संख्याओं का औसत कुछ दिया है, चाहे उनमें समान रूप से आप कुछ जोड़ दो, चाहे आप घटा दो, सभी में चाहे आप गुणा कर दो, चाहे आप भाग लगा दो, आप कुछ भी प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस आप उसके एवरेज के साथ कर दीजिए, मान आपका आ जाएगा। ये तो हुआ शॉर्ट। कैसे, जैसे इसी का पूछ रहा है, अगर इसी का पूछ रहा है, इसी का पूछ रहा है सपोज, तो इसी में देख लीजिए,
10 यूनिट का एवरेज कितना है 6 है, तो फिर कितने का पूछ रहा है 12। अगर उसमें 12 जोड़ दिए, 12 का गुणा कर दिया जाए, सॉरी 12 का गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, आप इसमें भी 12 का गुणा कर दीजिए और आपको नया औसत मिल जाएगा। नया औसत, ये औसत नया वाला कौन सा है, जब 10 यूनिट का एवरेज 6 बताया था और सभी संख्याओं में, दसों संख्याओं में कितना कितना जोड़ा गया था, 12 जोड़ा गया था, तब नया औसत पूछ रहा था। तो नया औसत निकालने के लिए आप औसत में भी कितने का गुणा कर देंगे, 12 का गुणा कर देंगे और आपको यहां पर औसत मिल जाएगा कितना, 72। यही हमारा आंसर है 72। अगर आपको इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखना है तो देख लीजिए, जब आपको पता है 10 का औसत 6 है तो 10 का योग क्या होगा, आपको पता है 10 का योग होगा 60। क्लियर है ये बात। 10 का अगर औसत 6 है तो 10 का औसत क्या होता है, 10 का योग क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आप बताइए, सभी में 12 जोड़ा जा रहा, गुणा किया जा रहा होगा, तो पहली संख्या होगी 12x, दूसरी हो जाएगी मान लीजिए 12y, तीसरी की होगी 12z, ऐसे करके 10 तक होंगी। और इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 कॉमन मिल जाएगा और अंदर फिर से क्या बच जाएगा, वही 10 संख्याएं, x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब जो जोड़ा था उसको हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि सभी में जो गुणा किया था उसको हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि सभी में गुणा किया था तो बाहर आ जाएगा। और इन दसों का पहले से ही योग कितना बता रहा था, 60, तो आप यहां पर 60 अगर मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, 72, यानी 720 टोटल योग हो जाएगा सभी का। और सभी का योग हो जाएगा तो उनका औसत निकालने के लिए आप 10 का जब भाग लगाओगे तो इनका औसत कितना आ जाएगा, 72। तो ये इस तरह से प्रूफ भी आप कर सकते हो, बाकी लगाने का तरीका ये आराम से आप लगा दीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको समझ लीजिए। एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, एमआरपी क्या होता है, अंकित मूल्य, और इसके बाद एक होता है सेलिंग प्राइस एसपी, जिसे आप कहते हो विक्रय, और एक होता है सीपी यानी क्रय, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये तीनों हमने लिख लिए। इस तरह के सवाल में ऐसे आप लगाओगे तो बहुत आराम से लगेगा। जरा इसको देख लेते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। कितने अंकित करता है, 30%। 30% को पहले भिन्न में बदल दो तुरंत, तो आप 30/100 करोगे। 30/100 का मतलब क्या होता है, 3/10। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। तो कितना अंकित कर रहा था, 10 था उसका, 10 था और 30% अधिक अंकित कर रहा था, तो कितना अंकित कर रहा होगा, 13 अंकित कर रहा होगा। यानी कि 10 अगर कॉस्ट प्राइस था, यहां पर इसको लिख लेते हैं, 10 अगर कॉस्ट प्राइस था तो वो कितना अंकित कर रहा होगा, 13। फिर से समझिए बात, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उसके लागत मूल्य यही होता है ना, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोलते हैं, उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मगर अगर वो 10 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया है तो 30% बढ़ा के उसको 13 रुपए में उसने अंकित कर दिया। अभी बेचा नहीं है, उस पर रेट डाल दिए कि 13 रुपए की है। फिर क्या होता है, यदि वह उन पर 6 सही 1/4% की छूट भी दे। देखो हम आपसे कहते रहते हैं कि परसेंट को भिन्न में बदल के लगाने से कितना फायदा है। अब 6 सही 1/4 को आप आराम से भिन्न में तोड़ सकते हैं। अगर इसकी जगह आप वैसे लगाते प्रतिशत 100 मान के तो बहुत दिक्कत होती है। तो 6 सही 1/4 को कैसे तोड़ेंगे, इसको भी देख लीजिए। 6 सही 1/4, 6 चौक 24, 25/4 हो गया। 25/4 प्रतिशत में है, इसको आप जब सीधा करेंगे मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो 25/4 और नीचे बटे 100, 25 चौकू 100, तो मान कितना आ जाएगा, 1/16। तो 6 सही 1/4 का मान कितना होता है, 1/16। जब हम आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सभी जितने मैक्सिमम 20 तक आपको लगभग अगर याद कर लेते तो आपका पूरा प्रतिशत का मान आराम से निकलता रहता है। आपको ये बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको देखने के लिए कैलकुलेशन हो गया, लेकिन जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको हम इतने सारे करा देंगे, लिखा देंगे, बल्कि याद करा देंगे कि वो चीजें फिर आप जब भी लगाओगे तो तुरंत आपको पता होगा कि 6 से 1/4 का मतलब 1/16 ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यदि वह उन पर 6 से 1/4 की छूट देता है। देखिए आपको भी पता है, इसको हटा देते हैं। छूट हमेशा किस मूल्य पे दी जाती है, एमआरपी पे दी जाती है। छूट हमेशा कहां दी जाती है, एमआरपी पे। तो एमआरपी पे, और छूट कितने की दे रहा है, वो छूट दे रहा है 1/16 की। छूट कितने की दे रहा है, 1/16 की। और ये दी किस पे जाती है छूट, हमेशा एमआरपी पे। तो 1/16 की दे रहा है, मतलब क्या है, अगर 16 एमआरपी है, इसका मतलब समझिए पहले भिन्न का, अगर 16 एमआरपी है तो उस पर छूट कितने की है, 1 रुपए की है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि
अगर 16 एमआरपी है तो 1 रुपए की उसने छूट दी और उसको उसने कितने में बेचा होगा? 15 में। देखो इनका कैसा आराम से सीरियल बन रहा है, आप देखिए इसको शुरू से फिर देख लीजिए, सवाल अच्छा है, फिर से देख लीजिए। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 10 से 30% अधिक अंकित करता है तो 13 अंकित कर दिया उसने। आगे क्या कह रहा है? यदि वह उन पर 6 से 1/4% की छूट देता है, 6 से 1/4 का मतलब 1/16, 1/16 की वो छूट देता है तो छूट कहां दी जाएगी? एमआरपी पे। 1/16 का मतलब क्या हुआ? 16 उसका अगर एमआरपी है तो 1 रुपए माइनस करके यानी 15 रुपए की वो बेच रहा है। अब कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं रहा, 1 रुपए कम करके वो बेच रहा है। फिर क्या पूछ रहा है? उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो छूट भी दे दी लेकिन फिर भी उसको लाभ होगा। कैसे होगा तो उसको देखिए आप। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, आप यहां से ये नहीं कह सकते हो कि 10 का खरीदा था और 15 का बेच दिया, क्योंकि 15 का संबंध 10 का संबंध 15 के साथ नहीं है। 10 का संबंध किसके साथ है? 10 का संबंध 13 के साथ तो बताया गया था सवाल में। 10 का संबंध 15 के साथ नहीं बताया गया। 10 का संबंध 13 के साथ है और 13 का संबंध किसके साथ है? 16 के साथ, क्योंकि एमआरपी तो बराबर ही होगी। और 16 का 15 के साथ। तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, जैसा हमने लिखा है वो उसको वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या करें इसको, ये क्योंकि क्या है? एमआरपी है तो यहां 13 यहां 16 हो नहीं सकती है, बराबर होनी चाहिए। तो ऊपर कर दीजिए आप 16 का गुणा और नीचे कर दीजिए आप 13 का गुणा। ऊपर कितने का गुणा कर दीजिए? 16 का, और नीचे कितने का कर दीजिए? 13 का। तो आप जब इनको गुणा करोगे 16 13 तो ये तो बराबर हो जाएंगे। तो जब 16 का गुणा यहां हुआ है तो 16 का गुणा यहां भी होगा। जब 13 का गुणा यहां हुआ है तो 13 का गुणा यहां भी होगा। अब आप देख पाएंगे कि एमआरपी कैसी हो जाएगी? बराबर। जब एमआरपी बराबर हो जाएगी तो आप क्रय का संबंध विक्रय के साथ बिठा सकते हैं, मतलब इनकी भी तुलना कर सकते हैं। आप यहां कर सकते हैं, ये आपका क्रय हो गया और ये आपका विक्रय हो गया। अब लाभ या हानि निकालने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लाभ हो और चाहे हानि हो, दोनों को किस पे निकाला जाता है? क्रय पर निकाला जाता है। लाभ या हानि को किस पर निकाला जाता है? क्रय पर। तो यहां पर देखिए, अब इसको भी हम गुणा नहीं करेंगे, जो सिंपल हो सकता है उसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे। कितना? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। बाकी 16 दूनी 32 ये आया क्रय मूल और 13 तिया 39 आया विक्रय मूल। तो क्रय मूल से विक्रय मूल कितना ज्यादा है? देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये ज्यादा है 7। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, यानी यही इसका क्या है? लाभ है। 32 वाली चीज 39 में बेचती है तो कितने का? 7 का लाभ होता है। और लाभ को अगर उसने प्रतिशत में पूछा है तो 7 और लाभ हमेशा क्रय मूल पे, यानी 7/32 और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। जब आप इसको करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? आप इसको काट दीजिए 4 से, 4 नीचे काटेंगे तो 8 आ जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा। 25 7 175 और नीचे कितना आ जाएगा? 8। जब इसको आप काटेंगे तो 8 नहीं सॉरी 8 दूनी 16, वही हम कहें क्या, अब 8 का पाड़ा नहीं आ रहा है। 8 दूनी 16, 1 बचा, 15 हुआ, 15 में जाएगा नहीं तो 8 एकम 8, कितना बचा? 7। तो 21 सही 7/8%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर कोई ऑप्शन है? 21 सही 7/8। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 10, 15 और 20 तीन संख्याएं दी हैं। 10, 15, 20 से पूर्णता विभाज्य, इनसे पूरी तरह से कटे। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इनसे पूरी तरह से कटे, लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए? 4 अंकों वाली महत्तम संख्या होनी चाहिए। आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता है, 9, 9, 9 और 9। ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कंडीशन फर्स्ट तो हमारी फॉलो होगी। सेकेंड कंडीशन क्या है? कि वो 10, 15, 20 से पूर्णता विभाजित हो। जब इनसे पूर्णता विभाजित करेंगे तो अब हम ये तो करेंगे नहीं कि 10 से काटें, फिर 15 से काटें, फिर 20 से काटें। तो मतलब इनसे विभाजित होने का मतलब है वो संख्या इनके किससे विभाजित हो रही होगी? एलसीएम से। और इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 10, 15, 20 का एलसीएम 60 आएगा। यानी ये संख्या जो 4 अंकों की है और सबसे बड़ी है वो किससे कटनी चाहिए? 60 से। हमें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी ये पता है, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि ये 60 से कटे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कौन सी बनती है। तो इसका नियम हम पहले भी ये 3 सवाल लगा चुके हैं प्रीवियस प्रैक्टिस में। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस 60 का हम इसी में भाग लगा देते हैं। 60 का इसमें भाग लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 60 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा 60, कितना बचा है? 9 और 3, फिर से ऊपर से 9 आ जाएगा, 6 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 360,
फिर से यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर से कितनी बार आ जाएगा 6 बार, और फिर से हो जाएगा 360, फिर 9 आ जाएगा, फिर 39 ही बचता रहेगा। कितना बचेगा 9 और 3 39। अब देखिए आप, अब तो खत्म हो गया ना, ये है शेष। ये क्या है शेष, सबसे बड़ी संख्या ये है। अब 60 दो तरह से काट सकता है। अगर हम 39 को हटा दें, अगर हम 39 को हटा देते हैं तो जो संख्या बचेगी वो 60 से कट जाएगी। तो इस सवाल में वही पूछा जा रहा है। लेकिन दूसरा क्या हो सकता था, वो यहां तो फॉलो नहीं होगा, सबसे छोटी संख्या में होता है। पहले इसको देख लीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये संख्या कब कटेगी, जब ये ज्यादा हम हटा देंगे। ज्यादा हटाने के लिए आप इसको घटा दीजिए, तो 9 से 9 गया 0, 9 से 3 गया, कितना बचेगा 6, और इधर कितना बचेगा 9 और 9, तो 9960। ये वो संख्या होगी जो 60 से कट जाएगी। 60 से कटने का मतलब है वो 5 से भी कटेगी, वो 15 से भी कटेगी, वो 20 से भी कटेगी, और सबसे बड़ी भी है। तो सबसे बड़ी ये है कितने अंकों की, 4 अंकों की। 4 अंकों की वैसे सबसे बड़ी, आइडियल जो सबसे बड़ी होती वो ये होती, लेकिन ये कटेगी नहीं, तो हम उसके नीचे लाएंगे और वहीं तक लाएंगे जहां तक इससे कट जाए। उसके नीचे लाने के लिए जो शेष बचता है हम उसी को घटा देते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल है 3 में गुणे 38 में गुणे 5 37 में गुणे 1256 में इकाई अंक। इकाई अंक में सबसे सिंपल ये है। इसके बाद जो घात वाले होते हैं वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, तो अगले प्रैक्टिस सेट में हम उनको लेके आएंगे। अभी आप इसको बेसिक को देख लीजिए। तो सबसे पहले हम इकाई अंक का ही गुणा करते हैं, 8 तियां 24, तो यहाँ पर इकाई अंक हमें क्या मिल गया 4, फिर इसका 7 में करेंगे, 7 चौक 28, यहाँ पर इकाई अंक क्या मिल गया हमें 8, 8 छंग 48, अब यहां पर भी इकाई अंक क्या मिल गया 8, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 8। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 0.353535 और ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसको अगर हमें भिन्न के रूप में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये किस तरह की भिन्न कहलाती है, अशांत भिन्न कहलाती है, जो शांत नहीं होती, चलती चली जाती है। ठीक है, तो इसको विधिवत हम घातांक में पढ़ेंगे, है ना, विधिवत घातांक में दशमलव में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम इतना आपको बता रहे हैं कि इसको लिखते कहते हैं। अगर कहीं 0.353535 और रिपीटेडली ऐसा चलता चला जाता है इनफाइनाइट तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.35 के ऊपर बार लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि आप 35 को पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो आप 2 बार 9 यानी 99 का आप भाग लगा दीजिए, और यही संख्या हमारी हो जाएगी भिन्न के रूप में। इसमें अगर कुछ कटता होता तो हम काट देते, लेकिन कट रहा नहीं है, तो फिर हम सीधा यही लिख देंगे 35/99, 35/99। ठीक है, तो इस तरह से लगता है। बाकी इसमें बहुत होता है, कभी कभी सिर्फ इसके ऊपर लगाना पड़ता है, मतलब यही रिपीट हो रहा होता है तो इसके ऊपर लगता है, तो उसका नियम अलग होता है। कभी कभी 1.252525 तो केवल ये रिपीट हो रहा होता है और ये साथ में अलग दिया होता है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं जो आपको चैप्टर में हम विधिवत बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। कितने परसेंट लाभ पर बेची है, 10%। तो अगर उसने 100 की खरीदी थी, 10% लाभ का मतलब है कितने की बेच दी होगी, 110 की, ये बेची। ठीक है, बेची। आगे क्या होता है, 10% लाभ पर बेची। यदि वह, इसको हम क्रय मान सकते हैं ना, इसको क्रय, यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता। फिर समझिए इस बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची, तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 है, 10% लाभ का मतलब 110 में बेची। आगे क्या कह रहा है, यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता। अब ये बताइए 10% कम कीमत मतलब कितने में खरीदता, वो 90 में। तो ये उसका नया जो उसने सोचा है, मतलब यदि ऐसा होता, नया वाला, ये यदि वाला है जो कि वास्तविक नहीं है। यदि वाला क्या है, यदि वह 10% कम में खरीदता, फिर क्या होता, और 60 रुपए अधिक में बेचता, तो कहीं लिख लीजिए 60 रुपए प्लस अधिक में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 25% का। अच्छा, लाभ वो 100 पे देखेंगे कि 90 पे देखेंगे, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे देखा जाता है, क्योंकि अब वो मान के चल रहा है कि अगर हम 10% कम में खरीदते तो लाभ हमें 25 का होता, तो लाभ 25 का किस पे होगा, इसी पे होगा, 90 पे। लाभ 25 का किस पे होगा, 90 पे होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो ये कितने की बिके, 25% लाभ पर ये कितने की बिकेगी, तो 25% का मतलब 1/4,
4 का इसमें भाग लगा दीजिए तो आएगा ऐसे जोड़ लीजिए इसको, 10% इसका कितना हुआ जाके 9, 20% कितना हुआ जाके 18, 20% कितना हुआ जाके 18 और 5% कितना हुआ जाके 4.5, है ना 4.5, तो कितना हुआ जाके 8 4 12 2, 22.5। तो इसमें कितना जुड़ जाएगा 22.5 और 22.5 जुड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा 112.5। ठीक है ना, 25% 90 का कितना हो जाएगा 22.5, इसमें जोड़ दिया तो 112.5 हो गया। अब फिर से 10 रुपए उसने क्रेमुल था 10, उसने 10% लाभ पर बेची तो 110 में बेची होगी। अब वो कह रहा है यदि उसने 10% कम में खरीदा होता तो 10% कम में खरीदने का मतलब क्या है, यदि उसने 90 में खरीदा होता, ये उसका नया क्रय है, 90 में खरीदा होता और 25% के लाभ पर बेचा होता और लाभ पर बेचने पे वो कितने की बिकेगी 112.5 की, तो उसे 60 रुपए का लाभ होता। देखो पहले वो कितने की बिक रही थी 110 की, अब जब ऐसी कंडीशन हुई तो वो कितने की बिकी 112.5। तो जरा यहां का भी तो देख लो लाभ हो कितने का रहा है, लाभ हो रहा है आप कहोगे 2.5 का, और यही 2.5 किसके बराबर कर दिया जाएगा 60 के, तो 2.5 बराबर 60, 1 बराबर 60 बटे 2.5 और हमें क्रय मूल्य चाहिए तो 100 बराबर क्या हो जाएगा गुणे 100, तो कितना हो जाएगा इसको हटा दीजिए, 25 से कुछ 40 6 24 240 सॉरी 2400, तो यहां पर क्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा 2400 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है, 55 से उतनी बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो ये तो बहुत सिंपल सा हुआ, 55 से कोई उतनी बड़ी है जितनी वो 79 से छोटी है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को जोड़ के आप 2 का भाग लगा दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा 9 5 14 और 7 5 12 और 1 13, 134 बटे 2 6 और कितना बच रहा है 1 7, 67 वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसी संख्या के 60% का 35% या 10.5 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या x मान लीजिए, x का 60% मतलब 60 बटे 100 का 35% मतलब 35 बटे 100 और बराबर कितने के कर देंगे 10.5 के। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 से काटो इसको 7 बार जाएगा और 5 से काटो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, 20 तिया 60 होता है, 3 त्रिका 9 तिरपच 15 7 बना 35 यानी 0.5 इधर आ गया और 100 इधर बचा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा ये 50, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 50। ठीक है, अगला देखिए। अगला है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है तथा उनके अंतर, तो उनका अंतर ये हुआ और का वर्ग कितना है 36 है, 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, उधरी लिख देते हैं, आपको ज्ञात करना है x इंटू वाई क्या होगा। ठीक है ना, जैसा दिया था वैसा हमने लिख दिया। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68 दिया था। दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, वर्गों का अंतर नहीं अंतर का वर्ग दिया है वो 36 दिया है, दोनों का गुणनफल हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला है आपको भी पता होगा, अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई और यहां तो 36 ही रहेगा। तो इसका मान यहां पर आपको देखिए, इसका मान आपको यहां पर दिया गया है और आप लगा सकते हैं कितना 68 माइनस 2x बाई इज इक्वल टू 36। 2x बाई उधर ले जाइए, उसको इधर करिए तो क्या हो जाएगा 2x बाई बराबर और इधर ही आएगा घट जाएगा जाके क्या हो जाएगा 2 और 3 32, तो x इंटू बाई बराबर क्या हो जाएगा 16। तो x और y का गुणनफल कितना आ जाएगा 16। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। देखिए √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5,
इस तरह का जब भी सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, इसके हर का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं चिन्ह बदल के। ठीक है, तो कंजुगेट का आप जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि हमें नीचे a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म मिल जाती है और हम आराम से a² माइनस बी स्क्वायर कर पाते हैं। तो कम से कम नीचे की जो संख्याएं होती है वो सरलतम रूप में हो जाती है, कोई उस पर स्क्वायर रूट वगैरह सब हट जाता है। ये इसलिए करते हैं, तो सरल बनाने के लिए हमें करना पड़ता है। बाकी ऊपर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5 और 2 बार ऐसा लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या चलेगा, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा √7 यानी a² माइनस b²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a², तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, a² प्लस b² √5 का स्क्वायर 5 होगा, रूट का गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2 √a इंटू √b डिवाइडेड बाई a² माइनस b², √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा और माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5। तो आप देखिए इधर क्या मान प्राप्त होते हैं, 7 5 12 यानी 12 प्लस 2 और रूट, और ये रूट का है ना, क्या होता है √m इंटू √n बराबर क्या होता है √mn। घातांक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कितना हो जाएगा 7 पन्ना 35 और नीचे कितना हो जाएगा, 7 से 5 तो 2 बचेगा। अब आप अगर इससे कॉमन लेंगे तो 6 आपको कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा 6 में प्लस √35 और वो जो 2 कॉमन लेंगे वो किससे कट जाएगा, इस 2 से कट जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 प्लस √35। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल हो आप नीचे वाले हर का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और चिन्ह बदल के कर दीजिए। नीचे वाली संख्याएं a² माइनस b² फॉर्म में आ जाएंगी और वो घट के एक पूर्ण संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ऊपर की जब आप करेंगे उसको वर्ग को खोलेंगे तो इस तरह का आपको मिलेगा a² है ना प्लस b² प्लस 2ab और आराम से आपको आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है 2 की पावर 2n माइनस 1, 2 की पावर 2n माइनस 1 2 की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर n माइनस 3। इसमें हमें n का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए। तो चलिए, अब आपको सवाल देखने से ही लग जाता है कि n का मान चाहिए मतलब घातों की तुलना की जाएगी। घातों की तुलना कब होगी, जब इनके आधार हम एक जैसे कर लेंगे, बेस समान कर लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 को 8 करने से बेहतर है 8 को 2 कर लीजिए, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 2 की पावर 2 माइनस 1 लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर अगर नीचे ही पहले चेंज कर लेते तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 ही लिखेंगे, 2 की पावर 3 और की पावर क्या चल रहा था n माइनस 3। देखिए अब इसको ज्यादा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, यहीं पर आप देखिए तो ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वास्तव में जो एग्जैक्ट आएगा वो 2 की पावर 3n माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर ये जो चल रहा था वैसे ही चलने दीजिए, 2 की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू। अब देखिए अगर हम इसको बेस में है और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घातों के कैसे चिन्ह हो जाते हैं, पलट जाते हैं, घातों के चिन्ह बदल जाएंगे। अगर कहीं पर 1/2 की पावर 2 लिखा है और इसको आपको ऐसे लिखना है तो 2 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो प्लस वाली घात है ऊपर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर, अब ये 9 बार अब माइनस, चलिए एक बार लिख ही देते हैं 3n माइनस 9। जरा सा सवाल था लेकिन बड़ा ही होता चला जा रहा है समझाने के चक्कर में। 2 की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इसको देखिए जब माइनस इन अंदर चलेगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 3n। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी घात ये है, इसकी घात ये है और बेस दोनों के समान है, तो आप कह सकते हैं कि 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 3n। अब आप 3n इधर ले आइए तो इधर कितने हो जाएंगे 5n और 9 उधर ले जाइए तो उधर कितना हो जाएगा 10। तो n का मान यहां से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। बाकी ये डिटेल्ड इसके जो इसका रहता है क्लास घातांक का उसमें आपको बताया जाएगा। अगला है 3 संख्याओं का योगफल 392 है।
पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, मान लीजिए पहली और दूसरी क्या है, a अनुपात b, और इनका अनुपात दे रहे हैं वो 2 अनुपात 3। पहली और दूसरी का अनुपात है 2 अनुपात 3, दूसरी तथा तीसरी यानी b अनुपात c कितना है, 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8 है। तो कौन सी संख्या हमसे पूछ रहा है, पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहले तो अनुपात को तीनों को मिलाकर लिख लेते हैं, क्या, a अनुपात b अनुपात c। तो क्या करेंगे, b ही है जो दोनों में लिंकिंग है, क्या है, b है जो दोनों में लिंकिंग है। तो 5 का गुणा हम ऊपर कर देंगे, 3 का गुणा नीचे कर देंगे। 5 का ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इधर कितना हो जाएगा 5 तियो 15, और नीचे कितना हो जाएगा 8 तिया 24। तो सीधा सीधा ये मिल जाता है। आप चाहो तो 2 बार लिखो इसको, 5 का ऊपर गुणा करके पहले लिखो 10 अनुपात 15, फिर नीचे 3 का गुणा करके लिखो 15 अनुपात 24, फिर होगा वही b 15 ही आएगा, लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया, 5 का इसमें, 5 का इसमें और 8 का इसमें। तो a अनुपात b अनुपात c हमें मिल गया है 10 अनुपात 15 अनुपात 24। तो अगर हम इनका योग करें, और योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका योग ही दिया है कितना 392, तो इसीलिए हम भी योग ही कर लेते हैं। योग कितना आएगा 25 और 49, 24 49 आएगा, और 49 का यहां वास्तविक मान कितना दिया है 392। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 8 ने 72, 8 चुको 32, और 32 और 7 39 कितनी 8 आ जाएगा। तो 1 का मान आ जाएगा 8। हमसे क्या पूछ रहा था, पहली संख्या, और पहली संख्या क्या है 10, तो 10 में गुणे 8 बराबर 80। तो उत्तर कितना हो जाएगा 80, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और इसी तरह से ये रिवीजन की क्लास चलती रहेगी, प्रैक्टिस की क्लास चलती रहेगी, और समय थोड़ा सा भी हमें मिल पाता है अन्य चीजों से, तो हम सीधा आपको नंबर सिस्टम से और आगे अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता और एवरेज, घातांकरणी, सभी चैप्टर जो आपके सिलेबस के हैं वो स्टार्ट कर देंगे, और विद इन टाइम उनको हम खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो तब तक आप देखते रहिए। ओके, थैंक यू।